दिस इज इमरान कुरैशी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो होने वाली है शेंगेन वीज़ा के बारे में। अगर आप इसको यूरोप का टूरिस्ट वीज़ा कहें या पुर्तगाल का टूरिस्ट वीज़ा, ग्रीस का टूरिस्ट वीज़ा, माल्टा का टूरिस्ट वीज़ा, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शेंगेन का पार्ट दिखा रहा हूँ। ये 26 कंट्रीज शेंगेन कंट्रीज कहलाती हैं। ये पूरा पार्ट जो है यूरोप का एक पार्ट है और ये 26 कंट्रीज से मिलकर बना है। इसमें से अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो वो शेंगेन वीज़ा कहलाता है। उस एक कंट्री में आप लोग जाकर किसी भी 26 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे पुर्तगाल का टूरिस्ट वीज़ा पे जाना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे ग्रीस जाना है या माल्टा का टूरिस्ट वीज़ा में जाना है। देखिए, यहाँ पे आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन को समझ लीजिए कि क्या आप लोगों का वीज़ा लगेगा या ना लगेगा। क्योंकि आप लोगों को पैसे ही देने से सब कुछ नहीं होता। हो सकता है आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए क्योंकि आप उस क्राइटेरिया से बिलोंग नहीं करते हो। तो सबसे पहले आप लोग क्राइटेरिया समझ लीजिए कि क्या आप लोगों का वीज़ा स्टैम्प होगा या नहीं होगा। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 ऐसे पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे कि ये शेंगेन का टूरिस्ट वीज़ा बहुत ही इजी लग जाता है। सबसे पहला पॉइंट है गाइज, अगर आप लोग रशिया में वर्क वीज़ा पे हैं या फिर आप लोग स्टडी वीज़ा पे हैं तो वहाँ से अगर आप लोग टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं यूरोप का तो वो बहुत ही इजी लग जाता है। अगर आप लोगों की थोड़ी बहुत भी ट्रैवल हिस्ट्री है या अगर आप लोग ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हैं, जैसे कि आप लोग दुबई चले जाते हैं या फिर कुछ दिन तुर्की घूम लेते हैं या फिर आसपास की जो रशिया की कंट्री है जैसे कजाकिस्तान या फिर अल्बानिया, सर्बिया या फिर कोई दूसरी भी कंट्रीज, अगर आप लोग थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हैं तो शेंगेन का वीज़ा लगना बहुत ही आसान होता है। सेकंड चीज़, यहाँ पे जिन लोगों का दुबई, कुवैत, सऊदी अरब ऐसी जगह पे बार बार वो वर्क परमिट पे गए, उनका 9-10 साल का एक्सपीरियंस है, बार बार उन्होंने ट्रैवल किया है, तो उनका भी शेंगेन वीज़ा लगना इजी होता है। देखिए, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप लोग अपने मदर फादर के साथ विद फैमिली अगर ये शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो एम्बेसी आप लोगों को वीज़ा दे देती है। मोस्ट ऑफ द चांस एम्बेसी वीज़ा प्रोवाइड कर देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप लोग विद फैमिली घूमने जा रहे हैं और वहाँ से वापस आ जाएंगे। देखिए, भले आप लोग ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, आप लोग वीज़ा आने के बाद अपने मदर और फादर को ट्रैवल ना कराएं, बस आप लोग अपने पासपोर्ट पे अपने लिए ट्रैवल कर लें क्योंकि आपका वीज़ा ऑलरेडी आ जाएगा विद आपके मॉम डैड। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में चेंज होता है? जी हाँ, ये बिल्कुल वर्क वीज़ा में चेंज होता है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि कभी भी आप अगर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आप ज़्यादातर पुर्तगाल, माल्टा या फिर आप स्पेन जाएं क्योंकि वहाँ पर जॉब फाइंड करना आपको बहुत ईजी होगा। टूरिस्ट वीज़ा में जाकर वहाँ पे जॉब फाइंड करें, वहाँ पे आपको एम्प्लॉयर मिलेगा जो कि आप लोगों के पेपर रेडी कर देगा। पेपर रेडी करने के बाद आप लोग वहाँ पे लीगल तरीके से स्टे कर सकते हैं। अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा ख़त्म भी हो रहा है तब भी वहाँ आप लोग लीगल तरीके से स्टे कर सकते हैं और आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा जिसकी वजह से आप लोग वहाँ रह सकते हैं। आपका टीआरसी कार्ड बन जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, बहुत सारे एजेंट 6-6, 7-7 लाख रुपए ले लेते हैं। जो काम आप खुद से 40-50 हज़ार के खर्चे में कर सकते हैं उसी के बहुत सारे एजेंट फ्रॉड कर रहे हैं जो कि 6-6, 7-7 लाख रुपए ले रहे हैं सिर्फ आपको टूरिस्ट वीज़ा दिलाने। ये काम आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एजेंट का नंबर दूंगा, अगर आप लोगों को नहीं बनता तो आप इससे कांटेक्ट करेंगे। ये आप लोगों के लिए फाइल रेडी करेगा, एम्बेसी में आप लोगों के लिए अपॉइंटमेंट लेगा, आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी कराएगा और बस कुछ ही थोड़े बहुत खर्चे में आप लोगों का काम कर देगा जिससे कि आप लोग 6-6, 7-7 लाख रुपए पे करने से बच जाएंगे। ये वीज़ा कौन अप्लाई कर सकता है, किन किन को ये वीज़ा मिल सकता है? देखिए, अगर आप लोग कहीं जॉब करते हैं, अगर आप लोग एक एम्प्लॉय हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का कोई बिजनेस है या फिर कोई स्टूडेंट है या फिर कोई रिटायर्ड पर्सन है, ये सभी लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं मेन डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि जो सबको लगने हैं और उसके बाद मैं सिंगल डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो सबसे पहले फिल करना होता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने एजेंट का नंबर दिया है वो ये सब कुछ कर देगा गाइस। उसके बाद लगती है 2 फोटोज जो कि 70% फेस होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ और ये फोटोज लेटेस्ट होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट। और गाइस, अगर आप लोगों के पास कोई पुराना पासपोर्ट है तो वो भी आप लोगों को विद रबर बैंड अपने नए पासपोर्ट के साथ अटैच करके देना होता है क्योंकि वो लोग चेक करता है कि पुराने पासपोर्ट पे आप कहाँ कहाँ गए हैं, आप लोग का कौन कौन सा वीज़ा लगा हुआ है। इसके बाद आप लोगों की नेशनल आईडी या रेसिडेंट परमिट जिसको कहते हैं, यानी कि आधार कार्ड अपना लगेगा। इसके बाद गाइज एक ट्रैवल इंश्योरेंस बनाना होता है जिसमें कि 30,000 यूरोस की कवरेज होती है। तो ये वो एजेंट ही सब कुछ कर देगा आप लोगों के लिए।
इसके बाद एक कवर लेटर बनाया जाता है और आइटिनरी बनाई जाती है। आइटिनरी में सब कुछ लिखा जाता है कि आप वहाँ जाएंगे, वहाँ क्या क्या करेंगे, आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, हर एक टाइमिंग लिखी जाती है, उसमें हर एक चीज़ डिटेल में लिखी जाती है, जिससे कि आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद फ्लाइट की टिकट गैस जाने और आने की कंफर्म पीएनआर होना चाहिए, कंफर्म फ्लाइट टिकट, कोई एडिट वाली फ्लाइट टिकट नहीं चलेगी क्योंकि वो लोग चेक करते हैं, वरना वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद गाइस होटल की बुकिंग, जितने भी दिन आप लोगों को स्टे करना उतने दिन की कंफर्म पेड होटल बुकिंग होना चाहिए। इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो अब बात करते हैं जो लोग जॉब्स करते हैं, या तो अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं, जैसे आप लोगों की मान लीजिए वाइट कॉलर जॉब है, आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आप मैनेजर, कोई भी पोस्ट में अगर आपकी जॉब है, तो समझ लीजिए आप लोगों को वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग समझ लेते हैं कि आप एक रिच हैं और आप लोग यूरोप सिर्फ घूमने जा रहे हैं और वापस आप लोग अपनी कंट्री में आ जाएंगे। इसी वजह से आप लोगों को अच्छी जॉब प्रोफाइल पे वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोगों की जॉब लेबर कैटेगरी की यानी कि ब्लू कॉलर जॉब है, तो समझ लीजिए आप लोगों को वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो लोग इस बात से डाउट कर जाते हैं कि आप लोग वहाँ जाकर वहीं सेटल हो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप लोग किसी कंट्री में एज अ वर्कर काम करते थे, जैसे ओमान, कतर, सऊदी अरब या रशिया या किसी भी कंट्री में, और आप लोग अपनी कंट्री में वापस रिटर्न आ चुके हैं और आप लोगों का जो वर्क वीज़ा था वो एक अच्छी कैटेगरी का वर्क वीज़ा था, तो आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का लेबर कैटेगरी का वर्क वीज़ा था, तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों का रिफ्यूज़ल आ जाए या रिजेक्शन आ जाए, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एम्बेसी आप लोगों का पुराना वीज़ा चेक कर लेती है और वो ये समझ लेते हैं कि आप लोग एक वर्कर थे और अगर आप लोग यूरोप जाएंगे तो शायद आप वापस नहीं आएंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे। तो इसी वजह से वो वीज़ा लगने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर करंट पोजीशन में आप किसी कंट्री में वर्क कर रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, रशिया, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, तो आप लोगों का जो वीज़ा है वो अच्छी कैटेगरी का होना चाहिए। देखिए, अगर वो अच्छी कैटेगरी का है तो वीज़ा मिलने के बहुत जल्दी चांसेस है। अगर वो किसी अच्छी कैटेगरी का नहीं है, किसी लेबर कैटेगरी का है, तो इसमें भी रिस्क है, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है आपका लक हो और आप लोगों को वीज़ा मिल जाए। तो पहले मैंने मेन डॉक्यूमेंट्स बता दिए जो सभी के लिए थे, और अब ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप लोगों को वहाँ से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, आप लोगों को बैंक की स्टेटमेंट लगेगी 6 मंथ की, उसके बाद आप लोगों को लीव की परमिशन लगेगी। देखिए, आपको छुट्टी का पेपर लेना होगा अपनी कंपनी से और वो एम्बेसी को शो करना होगा। इसके बाद आप लोगों को इनकम टैक्स दिखाना होगा। अगर आप लोग अपनी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो इनकम टैक्स शो करना होगा। अगर आप लोग किसी बाहर कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो इनकम टैक्स की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स जो है वो एटलीस्ट 3 ईयर का शो किया जाता है। अगर 3 साल का नहीं है तो कम से कम 2 साल का तो आप लोगों को शो करना ही होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई या फिर कहीं और भी कंट्री में, तो वहाँ से आप लोगों को अपने एम्प्लॉयर से एनओसी लेना होगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उससे परमिशन लेनी होगी कि उसको आप लोगों के शेंगेन में टूरिस्ट विजिट पे जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अपनी सैलरी स्लिप भी ज़रूर से लगाएं, और जो लोग बाहर हैं वो ऑलरेडी वहाँ का जो बैंक स्टेटमेंट है, जिस कंट्री में वो हैं, वो उसी कंट्री का बैंक स्टेटमेंट की डिटेल्स लगाएं। अब बात करते हैं जिनका बिजनेस है उनको कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो देखिए, उनको अपने लाइसेंस की कॉपी लगाना पड़ेगा, सबसे पहला डॉक्यूमेंट। उसके बाद कंपनी का जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी है। उसके बाद कंपनी का जो टैक्स भरते हैं वो आईटीआर आप लोगों को शो करना है, कम से कम 3 साल का तो शो करना ही है, या फिर जितने साल का आपके पास है वो आप शो कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट है और वो शेंगेन वीज़ा में घूमने जा रहा है, तो सबसे पहले वो जिस स्कूल में पढ़ता है, जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है, वहाँ से प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट ले ले, जो कि आपका नामांकन होता है, जो आपका एडमिशन होता है, उसकी कॉपी ले ले वो। और उसके बाद अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी से एक एनओसी सर्टिफिकेट ले ले, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि उनकी तरफ से आपको परमिशन है शेंगेन में टूरिस्ट वीज़ा पे जाने के लिए। इसके बाद अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है और उसको टूरिस्ट वीज़ा पे जाना है, तो वो सबसे पहले अपने पेंशन की 6 मंथ की लेटेस्ट डिटेल्स लगाए। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे गाइस। अगर आप लोग इन सारी चीज़ों से कंप्लीट हैं जो मैंने समझाया, तो आप खुद सोचिए कि आप लोगों के लिए ये टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लायक है। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि जी हाँ आप लोग कर सकते हैं,
तो जो जो लोग एलिजिबल हैं, जो जो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे एजेंट का नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का फॉर्म भरना, आप लोगों की फाइल जमा करना, आप लोग चाहे अपनी कंट्री में हो या आप लोग किसी और कंट्री में हो, ये एजेंट सारा सब कुछ कर देगा और आप लोग खुद से ही इस वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे जा सकते हैं यूरोप। तो होप आप लोग सब समझ गए होंगे। आप लोगों को 6-7 लाख पे करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही खर्चे में आप लोग खुद से फाइल लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और वो रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।